हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो जैसे कि आपका डिमांड था कि टीसीएस एनक्यूटी के ऊपर मटेरियल्स लाइए, कैसे हम प्रिपरेशन करें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम वो सब देखने वाले हैं। आइए, हमारी सीरीज होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिकली देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली इसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, क्वांट्स। बेसिकली जो क्वांट्स में से के नाम से भी जाना जाता है, क्वांट्स कई लोग कहते हैं, कई लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, कई लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, बस एक ही चीज़ है वो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में एंड वी विल सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन टीसीएस एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। वी विल सी एवरीथिंग एंड व्हाट विल बी द अप्रोच इफ योर क्वेश्चंस कम फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट विल बी माई अप्रोच टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। वी विल सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो, हम पहले देखते हैं कि आज हम जो ओवरव्यू, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उस क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मोटिव क्या है। मेरा मोटिव देखते हैं अपना। पहला है डिफिकल्टी लेवल जानना। एग्जाम जो होने वाला है मेरा, इजी लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, हार्ड लेवल का है, किस लेवल की डिफिकल्टी है वो आपको पता चलेगी इस जो क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करेंगे उससे। दूसरा हमको क्या पता चलेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या टाइप हो सकती हैं क्वेश्चंस की, ये सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अप्रोच मेरा क्या होगा। मान लो मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, अब हम व्हाट विल बी माय अप्रोच टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट वी विल कवर इन these questions. First we will see the difficulty level, then we will see the types of question, then we will come to the approach. What will be my approach? So this video is going to be very long, and if you want to learn about numerical ability that is related to TCS, and the questions I have picked that are came in the TCS exams and it is verified by TCS, and I have also taken these questions from Prep Insta. So let's start with the question. पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस ना, पहले तुम क्या नाम है, जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन दिया ना, तो थोड़ा सा टाइम, जैसे क्वेश्चन आप देख लो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप अपना टाइम लो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, टाइम लो, सॉल्व करो उसको एक बार कॉपी पे। नहीं आता है तो वीडियो अनपॉज करके प्ले करके वीडियो को फिर देख लो कैसे सॉल्व किया गया है। तो वहां पे आपको ही पता चलेगा किस तरह सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। दैट विल बी अ मोर प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन। एंड डोंट वरी, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर्स भी मेरे पास हैं। मैंने हैंड रिटन आंसर्स भी लिख लिए हैं, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसका वरी मत करिए। आपको देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो मेरे सामने क्वेश्चन क्या है, द एक्सप्रेशन 3x² माइनस mx प्लस 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -2 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन। ये इक्वेशंस का क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इक्वेशंस में आएगा। और लेवल देखिए नॉर्मल लेवल है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी ट्रिक है जिसको हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है, तो मैं माउस से ही अपना ये सब अपना यूज़ करूँगा, माउस से ही। तो थोड़ा सा पेन टैबलेट में मैं लेने वाला हूँ, अगले महीने तक मोस्ट प्रोबेबली ले लूँगा, अभी इसी से एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि 3x², और इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, माइनस mx और प्लस 10, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम कह रहे हैं कि इसको अगर हम डिवाइड करें बाई कितना, अगर हम इसको डिवाइड करें बाई x माइनस 3, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, तो ये रिमाइंडर कितना देता है, रिमाइंडर देता है -2, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम 3x² माइनस mx प्लस 10 को x माइनस 3 से डिवाइड करें तो -2 रिमाइंडर आता है। पहले देखो ये -2 रिमाइंडर का मतलब क्या है, सिंपल। इसका मतलब समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 10 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, मैं कहूँगा -2, इसका रिमाइंडर आएगा कितना, -2। कैसे -2 आ रहा है, -2 रिमाइंडर का मतलब होता है कि अगर हम 10 में +2 करके, ठीक है, डिवाइड करें इसको 3 से, अगर इसको हम डिवाइड करें, डिवाइड बाई 3 अगर इसको करें तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कि अगर हम -2 को इधर प्लस कर दें 10 में तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। मतलब यही होता है, -2 रिमाइंडर का यही है कि अगर हम 2 को इधर प्लस कर दें तो इसका जो रिमाइंडर होगा 0 आएगा। तो ये हम करके देखते हैं, जो बोला है वो करके देखते हैं। तो 3x² माइनस mx प्लस 10 और प्लस 2, ठीक है, और डिवाइड इसको किससे करेंगे, डिवाइड बाई x माइनस 3,
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो रिमाइंडर कब 0 आता है, रिमाइंडर जब, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर आपको पता होगा तो रिमाइंडर जब 0 आता है जबकि मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो रूट है उससे डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x माइनस थ्री जो है इसका रूट है। ठीक है, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से मेरी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 3। ठीक है, वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम सिंपल कर सकते हैं, x की वैल्यू यहां से लेके यहां पे डाल देंगे अगर, तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरी। अगर हम ये चीज करते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज करके देखते हैं। अब 3x² बोल रहा है तो 3 इंटू 9, x स्क्वायर 9 का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3x प्लस 10 माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 प्लस 12 को गया मेरा 39। 39 इज इक्वल टू 3m। m की वैल्यू कितनी आ गई 13। m इज इक्वल टू 13। देखो इसका सोल्यूशन के लिए वेट वो मत करना, ज़्यादा वरी मत करना, इसका सोल्यूशन दे दूंगा मैं। पहले क्या नाम है, इस चीज़ को समझ लो कैसे कैसे किया मैंने। सिंपल देखो मैंने क्या किया, पहले मेरे पास ये इक्वेशन था। ठीक है, ये इक्वेशन था मेरे पास, ये इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में। यहां से हम किया इसको डिवाइड करने पे, जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -2 आता है। तो ये हम सिंपल जो क्वेश्चन में दिया है उतना लिख लिए। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद देखो इसका मतलब समझे कि -2 रिमाइंडर का मतलब क्या है। तो ये इसका मतलब है कि अगर हम अब यहाँ 10/3, 10 में अगर +2 कर दो, 3 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर -2 आएगा, सेम मतलब है उसका। या अगर हम 6 को 4 से अगर डिवाइड करें तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 -2 ये भी रिमाइंडर देगा। बिकॉज 6 में अगर हम 6 + 2/4 कर दें तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 6 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर -2 है। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ये देखो अप्लाई किए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर किसी का रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब होता है कि वो उसका रूट है। ये अगर हम किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका रूट हुआ। तो हम यहां से x की वैल्यू मेरे को मिल गई, फिर x की वैल्यू हम सिंपल इसमें पुट कर दिए, फिर मेरी m की वैल्यू आ गई 13। तो मेरा इक्वेशन ये जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा रिटन, मैंने खुद हाथ से लिखा हुआ है, खुद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहां पे आपको मिल जाएगा, उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। या कोई भी दिक्कत आपको किसी चीज़ में आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया, कहीं पे भी मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँ। आप कमेंट डायरेक्ट कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिए। कमेंट ज़्यादा फीजिबल मेरे लिए होता है, ज़्यादा ईजी होता है रिप्लाई देना। तो कमेंट अगर आप कर दे तो मैं रिप्लाई दे दूंगा तुरंत। आपको तुरंत क्या मतलब 1 घंटे 2 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाता है, ज़्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है मेरा प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि क्वेश्चन पहले समझो, राजेश हैज 850 रुपीज इन हिज पर्स मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ नोट्स ऑफ 50 डिनोमिनेशन। इसका मतलब है कि 850 रुपए हैं और सारे नोट 50 रुपए के हैं। ठीक है, हिज वाइफ लता ऑन द अदर हैंड हैज ओनली 20 रुपीज डिनोमिनेशन नोट in her purse and they amount to 400 rupees. That means that लता has क्या है, लता के पास क्या है, लता के पास 400 रुपीज है जिसमें सारे 20 रुपए का नोट है। That is the meaning of the question, that लता has 400 rupees and every note is of 20 rupees. Simple. अगला देखो, राजेश एंड लता redistribute the notes between the two purses so that if one were to choose one of the two purses at random and then randomly draw a note from it, the probability of note being 50 denomination is maximized. मतलब कि यहाँ पे हमको बोल दिया है कि यहाँ पे कंडीशन हमको दे ही दिया है कि क्या करता है, राजेश लता दोनों अपना नोट्स को पर्स में मिला देते हैं। ठीक है, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि 50 आने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। 50 आने के, नोट अगर एक पर्स से निकालें तो 50 आने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दे विल बी इन टोटल ऑफ x इन द पर्स विद लार्जर अमाउंट ऑफ मनी। मतलब कि x वो रुपया है जिसमें ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, और फाइंड x। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया, पहला लाइन क्या दिया है, राजेश जो है
उसके पास 850 रुपए हैं और सारा नोट है मेरा 50 रुपए का। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 17 नोट्स हैं इसके पास 50 रुपए के। वहीं पे लता जो है, लता के पास कितना है, 400 रुपए है, और इसको डिवाइड करते हैं 50 से तो ये बनता है कितना, 20 नोट्स। इसके पास 20 नोट हैं 20 के, और राजेश के पास 17 नोट हैं 50 रुपए के। इतना समझ में आया? देखो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, पेन टैबलेट नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं पेन से अच्छे से बता देता। थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट करना आप प्लीज़। अब देखो अगला लाइन मेरा क्या दिया, यहाँ तक का हम समझ गए, यहाँ तक मेरा हो गया कि कितना कितना नोट है उन सब के पास। एक 17 नोट है राजेश के पास, 20 नोट है लता के पास। अब अगला है मेरा कि ये बोलता है कि उसको फिर से दोनों पर्स लिए, पैसे लिए, दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर से मिला के फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 2 पर्सेस में रख दिए। 2 पर्स में जब तुम रखे तो एक पर्स तुम्हारे पास ये है, देयर इज वन मोर पर्स दैट इज दिस। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू सी दैट द पर्स विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मनी, उसमें एक्स है, ठीक है। और एक चीज और देखनी है, ये क्या कह रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि अगर हम सपोज वी आर पिकिंग द नोट फ्रॉम दिस पर्स, पर्स ए से अगर हम नोट पिक कर रहे हैं तो 50 रुपए यानी कि 50 रुपीज ऑफ नोट आने की मैक्सिमम चांसेस हो, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। यानी कि अगर एक पर्स में एक ही नोट हो 50 रुपए का तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। यूजुअल बात है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है कि एक ही चीज रखा हुआ है, 50 का नोट बस एक पर्स में रखा हुआ है और सारा नोट दूसरे पर्स में है, तो निकाले तो 50 रुपए उस पर्स में आ गया। तो इसको हम लिखते हैं, कैसे लिख सकते, 50 रुपीज 1 नोट इन अ पर्स, ठीक है। एक पर्स में 50 रुपीज का नोट हो और रिमेनिंग कितना, 50 रुपीज का नोट 17 था टोटल, एक इसमें आ गया 16 50 रुपीज नोट, और दूसरा कितना बचा 20 20 रुपीज नोट। ये सिंपल है, ये मेरा निकाले थे हम। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दो। अब देखो प्रोबेबिलिटी पहला प्लस प्रोबेबिलिटी दूसरा, ये देगा मेरा आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पहले का आने का मैक्सिमाइज कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी पहले के आने का ज्यादा होगा। अब देखो दोनों में से एक पर्स चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, और 50 का नोट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, क्या 1 क्यों है, क्योंकि मेरे पास एक ही नोट है 50 रुपए का पर्स 1 में, पर्स 1 में एक ही नोट है तो प्रोबेबिलिटी 1, और प्लस करके हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो पहले तो 1/2 लिखेंगे बिकॉज पर्स चूज किए, पहले एक पर्स चूज किए, दोनों में से एक पर्स चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब दूसरे पर्स में 50 रुपीज का नोट लाने का 16 बाई टोटल नोट कितना है, टोटल नोट यहां देखो 16 + 20 हो गया कितना 36, तो यहां पे हो जाएगा 36। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व करने से। ये प्रोबेबिलिटी है, ये हमको नहीं फाइंड करना है, इसको हम सॉल्व भी कर देते तो कोई फायदा नहीं है अभी, हम बस ये दिखाने के लिए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी से आएगी। हमको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व हम करना है कि यहां पे दिया हुआ है कि दूसरे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिसमें दूसरा पर्स जिसमें ज्यादा पैसे हैं उसमें x रुपीज हैं, तो हमको x फाइंड करना है। तो दूसरे पर्स में ज्यादा पैसे हैं, इस वाले पर्स में ज्यादा पैसे हैं, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं 16 × 50 प्लस 20 × 20, ये आ जाएगा आंसर मेरा, कितना आएगा 16 × 50 हो जाता है मेरा 800, और ये हो जाएगा मेरा 400, बराबर आ गया 1200 रुपए। सिंपल से समझ में आ गया ये मेरा, ठीक है। यही हमको निकालना था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इससे आती अगर एक नोट हो एक बैग में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी, ये वाला करेक्ट है। और इसका सोल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब जाके कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहे इन सारी वीडियोज़ की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा इन नॉर्मल, ये किसका क्वेश्चन है, ये है मेरा वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, इन नॉर्मल कोर्स रवि, संजय, मुकुंद can each individually finish a work in 5, 8 and 10 days respectively. Due to difficult conditions at the site, the individual time required for each to complete the work has increased by 20%, 25%, 50% respectively. How long will they take
टू बिल्ड द वॉल इफ दे वर्क टुगेदर। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक ही ट्रिक है, बस ये लाइन अगर आप समझ जा रहे हैं ना तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन। तो देखो क्या करते हैं, इसमें परसेंटेज भी है, इसमें थोड़ा सा हमारा वो भी है, वर्क डिस्टेंस टाइम भी है। तो परसेंटेज से पहले डील करते हैं। तो पहले मेरा क्या दिया हुआ है, पहले मेरा स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि रवि जो है वो एक काम करता है 5 दिन में, 5 डेज लेता है, लेकिन 5 दिन लिया, लेकिन ड्यू टू रेन, अब रेन की वजह से क्या हुआ कि इन सबका वर्क बढ़ गया। कितना परसेंट, रवि का बढ़ा कितना, 20%। 20% यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 120/100, यही हुआ ना। 20% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज 100 का होता है, 20% और बढ़ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, 20 + 100/100, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ये है सिंपल इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 120/100। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 6 डेज। अगर मेरा काम बढ़ जाता है कितने दिन से, 5% से, तो 20% से, तो 6 दिन लगते हैं। रवि को 6 दिन लगे। अब देखो ऐसे ही सबका निकाल लेते हैं। मुकुंद को कितना, संजय का था 8 डेज। ऐसे ही ड्यू टू रेन इसका कितना बढ़ गया, 125/100 इंटू कितना, 8 इज इक्वल टू 10 डेज, ठीक है, इसका आ गया। ऐसे ही हम इसका निकालते हैं, किसका, मुकुंद का कितना था, पहले वो कर रहा था एक काम 10 दिन में। अब देखो, अब उसके पास क्या आ गया, अब उसका काम इंक्रीज हो गया 50% से, 50% से इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 150/100 इंटू कितना था, 10 दिन, इज इक्वल टू, अब देखो आप ऐसे मत समझना कि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो 150, असल में मेरा पेन थोड़ा सा ना, मेरा माउस से हमको करना पड़ता है, इस वजह से मैं थोड़ा साफ नहीं लिख पाऊंगा, इंटू 10 ऐसे है। इन सब का मतलब ये है कि 125 यहाँ 125 इंटू 8/100, 120 इंटू 5/100 ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब अब हमको इससे मतलब है जो इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज डेट है सारा, ठीक है, ये इंक्रीज डेट है, कितना दिन, 20% बढ़ा तो 6 दिन लगा, 25% बढ़ा 10 डेज लगा, ठीक है, ये लिख दिए। अब 1 डे वर्क निकालते हैं। 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। अब देखो हम निकालते हैं 1 डे वर्क। अगर एक दिन में, अगर 6 दिन में कोई आदमी काम कर रहा है एक काम को, तो अगर एक दिन का काम निकालना है तुमको, तो 1/6 प्लस सारे कॉम्बाइंड निकालते हैं, क्योंकि सबको एक साथ काम करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, इस वाले लाइन में देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ यू वर्क टुगेदर, मतलब सारे एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, /10 प्लस 1/15, इन तीनों का अगर हम प्लस करके निकाल लें तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया। अब देखो क्या करना है तुमको, अब तुमको पता चल गया कि एक अगर तीनों मिल के काम करें तो 1/3 वर्क करते हैं, यानी कि 3 दिन में ये सारा काम कर लेते हैं। ये तो एक दिन का काम है ना, टोटल काम कितने दिन में होगा, 3 डेज, क्योंकि जैसे हम निकाले थे ना 1/6, यानी कि एक दिन का काम अगर 6 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन का काम 1/6 हो गया। ऐसे ही ये आया तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 3 डेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। अगला है मेरा कौन सा, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ अ कंपनी ए सेल्स अ सर्विस फॉर 50 रुपीज पर आवर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रेवेन्यू फंक्शन फॉर द कंपनी ए। अब देखो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो मेरे पहला चीज देखो, पहले तो ये पर आर, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी एक है जो अपना सर्विस सेल करती है, कितने का, 50 घंटा, 50 रुपीज पर घंटे का। तो इसका रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकालना है, तो रेवेन्यू फंक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। अगर देखो मेरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है तो क्या होता है रेवेन्यू फंक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सेलिंग प्राइस, यानी प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, तो वो उसका रेवेन्यू बन जाता है, ठीक है, वो उसका रेवेन्यू आ जाता है। तो अब सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी का पर आर के हिसाब से निकलता है, यानी कि पर घंटे का, जैसे में है ना पर आर का, वैसे ही पर आर का यहाँ पे निकलेगा। 50 रुपए ले रही है और टाइम कितना है, टाइम मेरा है टी, तो इसका आंसर आ जाएगा 50T। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम। इसका आंसर हो जाएगा ये बी, 50T। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
उससे पहले आप, अगर आपने अभी तक भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको इजी हो जाए एप्टीट्यूड वगैरह किसी चीज़ की तैयारी करनी, या वीडियोस या जॉब्स के ऊपर कुछ भी, क्योंकि ये ऑन डिमांड वीडियो आपकी डिमांड से तभी मैं बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। जैसे आपने सपोर्ट दिया वैसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि हम भी ऐसे ही ग्रो करते रहें। और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ एफिलिएट लिंक भी छोड़ता हूँ, जहाँ से आप कुछ सामान, जैसे ये माइक हुआ, ये माइक अगर आपको खरीदना है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कौन सा माइक आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा थोड़ा सा फिजिक्स का, ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल मोमेंटम का यहाँ यूज होगा, टॉर्क का यूज होगा, मोमेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। वन कैन वेट एन आइटम, ठीक है, यूजिंग सिंगल वेटिंग स्टोन। In one such experiment, a food packet has kept hanging distance of 15 centimeter to the left of the rod center. It was countered by 50 gram of weighing stone kept at the distance of इतना at the right of the center. That was the weight of the product. अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसमें क्या है, बेसिकली तुमको एक फिजिक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम ये डायग्राम इसका बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, पहले तो हम एक वेट बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे बैलेंसिंग पकड़ने के लिए बना लिए। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे गया है और यहाँ से एक ऐसे गया है, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे एक 50 किलोग्राम का, इसका 50 किलोग्राम, 50, ठीक है, किलोग्राम नहीं सॉरी ग्राम। और यही है मेरा एक पैकेट है जो ऐसे लटका हुआ है, इसका हमको वेट निकालना है। मान लो m है इसका वेट, ठीक है। इसका डिस्टेंस है मेरा 15 सेंटीमीटर, 15, और इसका डिस्टेंस है मेरा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बैलेंस कर रहे हैं, दोनों एक लेवल पे हैं, ऐसे लेवल पे, ना ऊपर है ना नीचे है, एक लेवल पे हैं। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा। साइन ओ लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन ओ, बेसिकली ऐसे थीटा होता है, एक बीच में ऐसे रहता है, तो RF साइन थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है जो इसमें पूरे यूज होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बेसिकली कितने एंगल से, या फिजिक्स जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा पहले, अगर 10 तक पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, 10 तक तो सबको ही पढ़ा होता है फिजिक्स, तो ये बेसिक, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसको आप याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, इसके साथ वो याद कर लीजिए। अब देखो पहले फोर्स जो है उसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम फोर्स देखें यहाँ पे, अब देखो वेट एक लेवल पे है, रुका हुआ है वेट, तो वहां पे क्या है, ग्रेविटी, बस एक ही फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कोई फोर्स कहीं से नहीं लग रहा है। मास क्या है, F इज इक्वल टू ma होता है, तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा mg, ठीक है, मास m है और g इस पे वेट लग रहा है, तो ये हो जाएगा mg, और इसको हम उठा के रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में। अब ये फॉर्मूले में पहले टॉर्क 1 निकालते हैं, टॉर्क 1 यानी कि पहले m वाले वेट का, और दोनों को इक्वेट अगर हम कर दें तो मेरा टॉर्क 1 इज इक्वल टॉर्क 2 अगर हम कर दें तो मेरा ये फॉर्मूला क्या, m की वैल्यू आ जाए, क्योंकि टॉर्क बराबर टॉर्क 1 बराबर टॉर्क 2 क्यों करेंगे। अब देखिए टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 का मतलब क्या होता है कि दोनों लेवल पे हैं ना, कोई एक नीचे है ना कोई एक ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक लेवल पे हैं। जैसे ये बैलेंसिंग वाला दिखा रहा है यहाँ पे, ये दोनों एक लेवल पे हैं, ये भी एक लेवल पे, ये भी m भी एक लेवल पे है, सेम लेवल पे हैं। तो इसको हम इक्वेट अगर कर दे दोनों को निकाल के तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो टॉर्क 1 मेरा कितना बनेगा, टॉर्क 1 मेरा बन रहा है, r का मतलब होता है रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस मेरा कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 दिया हुआ है, इनटू कितना, f कितना है m वाले का mg, ठीक है, और कितना है साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 90 डिग्री है, दोनों में 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 90 बेसिकली कितना होता है 1 होता है, तो ऐसे इनडायरेक्ट लिख देते हैं। और टॉर्क 2 कितना है, टॉर्क 2 रेडियल डिस्टेंस 45 इंटू ma 50 g में तक, मतलब मेरा मास कितना है, मास 50 है, 50g, और इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ से मेरी m की वैल्यू आ जाएगी, जी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी, तो 15 m इज इक्वल टू
अब देखो इसको हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे मेरा वेट आ जाएगा, ये जो कि है मेरा 150 ग्राम, क्योंकि ग्राम में वेट हर जगह दिया हुआ है, तो 150 ग्राम इसका वेट आ जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल था, बस एक फॉर्मूला था मेरा, T इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जहाँ पे R रेडियल डिस्टेंस है, F फोर्स है, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा जो मेरा एंगल होता है, दोनों वेट में या बैलेंस जहाँ से कर रहे हैं उसमें डिस्टेंस, वेट, एंगल क्या है, वो एंगल। ठीक है, सिंपल था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 150 ग्राम्स। ठीक है, इजी है। उसके बाद आते हैं अगले पे। अगला मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरा, सम साइंटिस्ट इंटरप्रेट सैटेलाइट डेटा टू मीन दैट ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर देन इन अर्लियर सेंचुरीज। In each decade since industrial revolution, the amount of glacier melt has doubled, and some scientists predict that all the glaciers will have melted away by the year 2037. If needed, this was true. If indeed this was true, in which year would they have lost the 50% of the glacier? अब देखो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। सबसे इजी क्यों बोल रहा हूं? सब इसी में दिया हुआ है, पूछा है, कहा है कि एक डेकेड में डबल हो जाता है। एक डेकेड मतलब 10 साल में, डेकेड में 10 साल होते हैं, 10 साल में डबल हो जाता है ग्लेशियर का मेल्टिंग, और 2037 में पूरा 100% खत्म हो जा रहा है। तो 50% किस में खत्म हो रहा है? इसके 10 साल पहले 2027 में 50% खत्म हुआ होगा। तो इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिंपल था, बहुत सिंपल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, कई क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, कई क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, कई क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि आई हैव अ 2 डिजिट नंबर। ये नंबर सिस्टम का मेरा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई हैव अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट का मेरे पास नंबर है। द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस एज द टेंस डिजिट। द यूनिट डिजिट जो है, जो यूनिट डिजिट वो टेंस, इसको अब मैं समझाऊं अगर आपको, अगर मान लो यूनिट डिजिट मेरा एक्स मान लो 45 है, अगर 24, ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यूनिट डिजिट जो है मेरा, यानी कि 4 जो मेरा है, ये यूनिट डिजिट है, ये मेरा यूनिट डिजिट है, ये दुगना है इस वाले डिजिट से, टेंस डिजिट से। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू, तो इसको हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, ऐसे लिखते हैं ना। किसी भी नंबर को अगर लिखना हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये तरीका होता है लिखने का। तो यहां पे सिचुएशन बोल रही है, जो मेरी टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट वो मेरी x है, और मेरी यूनिट्स डिजिट 2x है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन का डिमांड है, ये ऐसे बोल रहा है। अब कह रहा है कि इफ आई रिवर्स द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम इट, ठीक है, आई विल गेट इनिशियल नंबर। अब देखो इसको हम पहले तो ना, जो ये फॉर्म है ना, जो ये फॉर्म, इसी के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x इंटू 10 प्लस 2x, ठीक है, ये कितना आएगा मेरा? 12x हो जाएगा, 12x, ठीक है। तो 12x है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है जो आना चाहिए, ये मेन नंबर है। अब देखो दूसरा लाइन का है कि इफ आई रिवर्स द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम इट, सो आई विल गेट द इनिशियल नंबर। तो पहले हम रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्स अगर हम कर देते हैं तो टेंस डिजिट में टेंस हो जाएगा मेरा 2x और यूनिट हो जाएगा मेरा x, यही मतलब है ना। अब हम इसको क्या कर देंगे? अब हम इसको वही सेम तरीके से लिखें, तो 2x इंटू 10, 2x इंटू 10 प्लस x, ये हो जाएगा मेरा 21x, ठीक है। और इसमें से अगर हम 36 माइनस कर देते हैं, यही बोल रहा है ना, अगर हम 36 माइनस करते हैं रिवर्स करके, तो मेरा क्या आ जाएगा? इनिशियल नंबर। इनिशियल मेरा कितना था? 12x। अब ये पूरा सॉल्व कर लिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। x 4 आ गया। अब तुम x की वैल्यू 4 आ गई, अब x को किसमें? 12x में रख दो, तो 12 इंटू 4 बराबर 48, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 48। अब देखो मेरा आंसर कितना आया? 48 आंसर आया है। अब लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट्स द नंबर स्टार्टेड विद, किससे शुरू हो रहा है? 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो देखो मैं यही चीज बोल रहा था कि वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन, रीड द होल क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आर द थिंग्स दे आर आस्किंग फॉर।
whether they are asking for the number, whether they are asking for the different value, whether they are asking for what. So you have to figure it out on the that spot only that what they are asking for. So अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है मेरा, मैरी मीकर इज हर एनुअल इंटरनेट ट्रेंड्स रिपोर्ट सेट दैट अमेरिकन्स आर स्पेंडिंग इवन मोर टाइम्स डिजिटल मीडिया 6.3 hours a day in 2018, up by 5% from the year before. How much time did Americans spend with digital media in 2018 in a day? तो देखो ये मेरा परसेंटेज का क्वेश्चन है. परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें पहली बात तो करना क्या है. अब देखो यहाँ पे 6.3 hours a day in 2018, up by 5% from द ईयर बिफोर, यानी कि 2017 में कितना, इससे 5% कम होगा, 6.3 से कम होगा. यही मतलब हुआ ना इसका. तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, ये लाइन लिख लो, 6.3 hours a day in 2018. तो अगर हम मान लें कि तो इन 2017 मेरा द यूसेज वॉज कितना, x hours पर डे. ठीक है, x hours पर डे अगर ले लें तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं. अब इसको हमको एक परसेंटेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. तो यहाँ पे दिया है कि 2018 में, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 5% से बढ़ गया. तो इसमें अगर हम 5% बढ़ा दें तो मेरा आंसर, इसको हम इक्वेट कर दें इससे तो आंसर आ जाएगा. तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्मल है, 5% बढ़ा यानी कि 105x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6.3. ये हुआ ना. अब यहाँ से x की वैल्यू मेरी आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 6. सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल सा वो है, लगा देते हैं अगर वो ट्रिक तो वो लग जाता है, सिंपल सा एकदम. ठीक है, तो ये मेरा आंसर ऐसे आ जाता है. और इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा लास्ट ऑप्शन जो कि है डी ऑप्शन. ये मेरा परसेंटेज का क्वेश्चन था. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है मेरा कि द किड्स फला एंड आदि फला कैरी सम फ्रूट्स बीइंग टेंडर एंड स्मॉल ईच कुड कैरी सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है. सिंगल डिजिट नंबर ऑफ फ्रूट्स. आदि फला हैज़ 3 times द फ्रूट्स दैट फला हैज़. इफ द डिजिट्स करस्पॉन्डिंग टू फलाज एंड आदि फलाज फ्रूट आर रिटन इन दैट ऑर्डर, द रिजल्टिंग 2-digit नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3. हाउ मेनी फ्रूट दस आदि फला है. अगर हम कहें कि आदि फला, यानी कि आदि फला को अगर हम ए से डिनोट करें, अगर हम ए से आदि फला को डिनोट कर रहे हैं और इसके पास 3 times क्या नाम है, जो आदि फला है उसके पास 3 times फ्रूट हैं फला के, यानी कि ए इज इक्वल टू 3 पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं नॉर्मल. ठीक है, क्योंकि 3 गुना फ्रूट्स हैं आदि फला के पास फला से, तो ए इज इक्वल टू 3p. और 2-digit नंबर अगर कोई रहता है, जैसे कि अभी हम डिस्कस किए थे, 2-digit नंबर कोई रहता है, मान लो 45 है, तो 45 को हम कैसे लिखते हैं, 4 × 10 + 5 × 1, ऐसे होता है 2-digit नंबर को लिखना. और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आदि फला हैज 3 times मोर फ्रूट. अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द डिजिट्स करस्पॉन्डिंग टू फला एंड आदि फला रिटन इन द ऑर्डर रिजल्टिंग 2-digit नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3. अब इसको हम ऑर्डर में लिख देते हैं, फला और आदि फला के फ्रूट को. अब देखो इसको हम करस्पॉन्डिंग अगर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × फला. ठीक है, फला और आदि फला को एक ऑर्डर में लिखना है नंबर को, तो 10th प्लेस पे फला है और आदि फला है मेरा 1st प्लेस पे. ये है. और मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास a इज इक्वल टू 3p दिया हुआ है. अगर हम ये वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दें तो मेरा एक इक्वेशन बन सकता है. तो 10 × p, 10p + 3p. ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 3p है, तो यहाँ पे 13p यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये बन गया, ये मेरा डिजिट बन गया. क्या, 13p एक डिजिट है 2-digit नंबर का जो डिविजिबल है 3 से. तो देखो अब एक चीज़ देखो, 13 क्या है मेरा, 13 इज अ प्राइम नंबर. 13 प्राइम नंबर है. अब 13 से जब 3 का मल्टीपल ही मल्टीप्लाई होगा तभी ये एक 3 का मल्टीपल बन पाएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि ये एक मल्टीपल ऑफ 3, रिजल्टिंग 2-digit नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 13p मेरा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. 13 तो नहीं है मल्टीपल, प्राइम नंबर है ये एक. और 3 अगर p के जगह 3 का कोई मल्टीपल या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 9 आ जाए, ये सारा आ जाए, तब जाके ये मल्टीपल बन सकता है 13 × 3. अब देखो यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड डाल सकते हैं. अगर हम p को हम 3 लेते हैं, p को सपोज 3 लिए,
तो p को 3 लेंगे तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, अगर एक ऑर्डर में लिखें, फला को अगर हम 3 लिख दिए, फला की वैल्यू मेरी 3 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, फला और आदि फला 3, और a क्या है, 3 गुना है 3 के, 39 आंसर आ सकता है। अगला अगर देखें, अगर हम 6 लिखते हैं, इफ़ हम 6 लिखते हैं p की जगह, अगर हम 6 लिखते हैं तो देखो क्या होगा, 6 हो ही नहीं सकता है, 6 के जगह इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा नंबर। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर मेरा आ जाएगा p इज इक्वल टू क्या नाम है, हाउ मैनी डज द आदि फला हैज़। तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई, 9 फ्रूट्स हैं आदि फला के पास और 3 फ्रूट्स हैं फला के पास, ये आंसर हो जाएगा मेरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर ऑप्शन डी, आदि फला के पास 9 फ्रूट्स हैं। ठीक है, सिंपल है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि अ पुलिस कार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ट्रस्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। अ पुलिस कार स्टार्ट्स चेजिंग अ रेफ्यूजी इन अ BMW 3 hours आफ्टर द BMW escapes फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम 10 AM। ठीक है, 10 बजे, ये 3 घंटा पहले ये कार निकल गई है। BMW ड्राइव्स फॉर द 10 किलोमीटर थ्रू द क्राउडेड roads of Shanghai and then drives into a highway where the traffic allows vehicles to move twice as fast. After a while, the police car finally catches the BMW after a chase of lasted 4 hours. By the time the moon was in the sky, और स्पीड दी हुई है कार की, और हमको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है BMW की। अब देखो पहला चीज़ क्या दिया है कि BMW 3 घंटा पहले निकली है, तो BMW अगर हम B लेते हैं तो ये 3 आवर्स पहले निकल चुकी है। जब BMW 3 आवर पहले ट्रेवल कर चुकी है तो पुलिस की गाड़ी कितनी थी, 0 पे थी, निकली नहीं थी। और पुलिस जब 4 घंटा चेज करती है आफ्टर चेजिंग, और अगर 4 घंटा चेज कर लेती है उसको तो मिल जाती है। तो BMW कितना देर ट्रैवल की, 3 + 4, 3 + 4 घंटा, और पुलिस की व्हीकल ट्रैवल की 4 घंटे। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। देखो यहाँ पे मान लो ये है, ये डिस्टेंस है, ये क्राइम है मेरा, और यहाँ पे पकड़ाया है। ठीक है, P लिख देते हैं, यहाँ पे पकड़ाया है P लिख देते हैं। तो ये है मेरा क्राइम सीन से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। अब ये डिस्टेंस देखो सबके लिए सेम है, पुलिस के लिए भी सेम है और BMW के लिए भी सेम है, दोनों के लिए सेम है, रेफ्यूजी के लिए भी सेम है और क्राइम सीन के लिए, पुलिस के लिए भी सेम है। और क्या हुआ कि यहाँ पे 3 घंटा चलता है BMW, और ये 7 घंटा चलता है BMW, और 4 घंटा चलता है पुलिस की व्हीकल। तो ये चीज़, और अगर डिस्टेंस बराबर है तो हम मेरा निकल जाएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वो चीज़ हम अप्लाई करके देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पुलिस के लिए क्या हो जाएगा, पुलिस के लिए हो जाएगा, अब पुलिस के लिए देखो क्या होगा कि 83 पे चल रही है पुलिस, 83 किलोमीटर दिया हुआ एवरेज स्पीड पुलिस का, तो 83 इंटू एक्स अपॉन कितना, आर्स कितना चली 4, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस पता चल जाएगा हमको 332 किलोमीटर। अब हमको डिस्टेंस पता चल गई, डिस्टेंस सेम है 332, ये भी चला होगा, अपना BMW भी चला होगा 332, क्योंकि डिस्टेंस सेम है मेरा पूरा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, अब हम यहाँ पे फॉर BMW लिख सकते हैं, और इसको हम स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। स्पीड निकल जाएगा मेरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 332 और टाइम कितना है 7, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो स्पीड मेरा कितना आ जाएगा 47.43 kmph, किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा आंसर हो गया। नॉर्मल है क्वेश्चन, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो कांस्टेंट था, पुलिस के लिए भी कांस्टेंट है, और क्राइम सी मतलब जो क्राइम करके भाग रहा है उसके लिए भी कांस्टेंट है, BMW के लिए कांस्टेंट है। डिस्टेंस हम निकाल लिए, डिस्टेंस निकल गया तो मेरी स्पीड निकल गई, डिस्टेंस वही पुट कर दी, आंसर है 47.43। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन 47.43। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर बुक शेल्फ अंडर अ स्टेयर इन अ लाइब्रेरी, द वॉल इज 6 feet in height, the distance of the base of the stairs from the corner of the room is 8 feet. What is the radius of the circular bookshelf? ये एक डायग्राम, देखो ये डायग्राम है, ऑप्शन मेरे को दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, एक फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन है। ये है मेरा ट्रायंगल, ये बुक शेल्फ है, और इसके अंदर मेरा क्या नाम है, सर्किल एक बना हुआ है, यानी कि इनस्क्राइब्ड सर्किल है, राइट एंगल में इनस्क्राइब्ड सर्किल है।
तो देखो कुछ फॉर्मूलेज है जो हमको याद रखने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमको एरिया इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्किल हमको निकालना है, जो कि उसका रेडियस हमको पता करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हमको इसका एरिया पता करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर इनटू रेडियस। यहां से हमको रेडियस निकल सकता है। अब देखो एरिया हमको कैसे निकाल सकते हैं, एरिया हम निकाल सकते हैं, पता है हमको हाफ इंटू लेफ्ट, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। अब देखो हम सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सेमी पैरामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर के लिए सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर मेरा आ जाएगा। और देखो तुमको क्या क्या पता है यहाँ पे तुमको क्या क्या पता है, यहाँ पे तुमको ये हाइट पता है और ये लेंथ पता है, यानी कि हाइट पता है तुमको 6 फीट और ये विड्थ पता है 6 फीट, ये कितना 8 फीट। तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना होगा 6 स्क्वायर प्लस रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरा सिंपल 10 आ जाएगा। 10 ये फॉर्मूला, सॉरी मैंने 12 नहीं 10 होगा यहाँ पे। सेमी पैरामीटर अगर हम निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 8 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 12 आ गया। सेमी पैरामीटर मालूम है हमको, एरिया मालूम है, रेडियस निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है मेरा 8 सॉरी, और हाइट कितना है मेरा 6। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे 12 इंटू आर, 12 आर से। अब यहाँ से मेरा r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r मेरा यहाँ पे आ जाएगा सीधा 2 फीट। ठीक है, r कैसे गया मेरा, हमको पता था, हमको एक फॉर्मूला बस पता करना है कि इंस्क्राइब्ड सर्किल जो होता है उसका एरिया, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ए ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड सर्किल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर इंटू रेडियस। ठीक है, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला हमको पता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस ऐसे है, ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ सेमी पैरामीटर पता चल गया, बराबर कर दी, इक्वेट करके मेरा रेडियस आ गया। सिंपल था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने डिस्कस किए आज, और मैं इन सारे का सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों रिटन में दे दूंगा, तो आपको थोड़ा इजी होगा रेफर करने के लिए। और खुद से भी प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चंस आगे आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, धीरे धीरे वर्बल के आएंगे, तो प्रैक्टिस करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को मिल जाएगा सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। Thank you for watching this video. Thank you so much.